सीखना गलत समझा गया है। अपने करियर की शुरुआत में एक पायलट के रूप में मैट ब्राउन एक ट्विन इंजन सेस्ना को टेक्सास के हार्लिंजन से उत्तर पूर्व की ओर उड़ा रहे थे जब उन्होंने अपने दाएं इंजन में आयल प्रेशर कम होते देखा। वह अकेले थे, 11,000 फीट की ऊंचाई पर रात में उड़ रहे थे, एक हॉट शॉट फ्रेट रन पर केंटकी में एक प्लांट तक जो असेंबली के लिए उत्पाद के पुर्जों का इंतजार कर रहा था। उन्होंने ऊंचाई कम की और आयल गेज पर नजर बनाए रखी, यह उम्मीद करते हुए कि वह लुइसियाना में एक नियोजित फ्यूल स्टॉप तक उड़ान भर सकेंगे जहां वह विमान की सर्विसिंग कर सकते थे। लेकिन प्रेशर लगातार गिर रहा था। मैट बचपन से ही पिस्टन इंजनों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे जब से वह एक रिंच पकड़ने लायक हुए थे और उन्हें पता था कि यह एक समस्या है। उन्होंने एक मानसिक चेकलिस्ट चलाई और अपने विकल्पों पर विचार किया। यदि वह आयल प्रेशर को बहुत कम होने देते तो उन्हें इंजन के जाम होने का खतरा था। वह कितनी दूर तक उड़ सकते थे इससे पहले कि उन्हें इसे बंद करना पड़े। इसे बंद करने पर क्या होगा? उन्हें दाईं ओर लिफ्ट खोनी पड़ेगी, लेकिन क्या वह उड़ान में बने रह सकते थे? उन्होंने सेस्ना फाजा 1 के लिए याद किए गए टॉलरेंस की समीक्षा की। लोडेड स्थिति में एक इंजन पर सबसे अच्छा आप अपनी गति को धीमा कर सकते थे, लेकिन उनके पास हल्का भार था और उन्होंने अपने ज्यादातर ईंधन का उपयोग कर लिया था। इसलिए उन्होंने खराब हो रहे दाएं इंजन को बंद कर दिया, ड्रैग को कम करने के लिए प्रोप को पंखनुमा कर दिया, बाएं इंजन पर पावर बढ़ा दी, विपरीत रडर के साथ उड़ान भरी और अपने इच्छित स्टॉप की ओर और 10 मील तक चले गए। वहां उन्होंने एक चौड़े बाएं मोड में अपनी लैंडिंग का प्रयास किया और इसका सीधा लेकिन महत्वपूर्ण कारण यह था कि उनके दाईं ओर पावर न होने पर यह केवल एक बाएं मोड से ही संभव था कि वह टचडाउन के लिए स्तर बनाए रख सकें। हालांकि हमें मैट द्वारा उठाए गए हर कदम को समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें इसकी ज़रूर थी। उनकी इस समस्या से बाहर निकलने की क्षमता ये दर्शाती है कि इस किताब में जब हम सीखने की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है। हमारा मतलब है ज्ञान और कौशल हासिल करना और उन्हें याददाश्त से तुरंत उपलब्ध रखना ताकि आप भविष्य की समस्याओं और अवसरों का अर्थ निकाल सकें। सीखने के कुछ अपरिवर्तनीय पहलू हैं जिनसे हम शायद सभी सहमत हो सकते हैं। पहला, उपयोगी होने के लिए सीखने के लिए याददाश्त की आवश्यकता होती है ताकि हमने जो सीखा है वह बाद में भी हमारे पास रहे जब हमें इसकी ज़रूरत हो। दूसरा, हमें पूरी जिंदगी सीखते रहना और याद रखना चाहिए। बिना भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में कुछ हद तक हासिल किए हम मिडिल स्कूल पास नहीं कर सकते। काम में आगे बढ़ने के लिए नौकरी कौशल और मुश्किल सहकर्मियों की समझ जरूरी है। सेवानिवृत्ति में हम नए रुचियां विकसित करते हैं और वृद्धावस्था में हम सरल आवास में स्थानांतरित होते हैं जब तक हम अनुकूल होने में सक्षम होते हैं। यदि आप सीखने में अच्छे हैं तो आपके पास जीवन में एक फायदा है। तीसरा, सीखना एक अर्जित कौशल है और सबसे प्रभावी रणनीतियां अक्सर हमारी सामान्य समझ के विपरीत होती हैं। इस पुस्तक में हम जो दावे करते हैं आप अंतिम बिंदु से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम आपको इसके लिए आश्वस्त करने की आशा करते हैं। यहाँ अधिक या कम सादे रूप में सूचीबद्ध हमारे तर्क का समर्थन करने के लिए कुछ मुख्य दावे हैं। हम इन्हें बाद के अध्यायों में अधिक विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। सीखना गहरा और अधिक टिकाऊ होता है जब यह प्रयासपूर्ण होता है। आसान सीखना रेत पर लिखने जैसा है जो आज है और कल चला जाएगा। हम ये तय करने में अच्छे जज नहीं हैं कि हम कब अच्छी तरह से सीख रहे हैं और कब नहीं। जब सीखना कठिन और धीमा होता है और ये उत्पादक नहीं लगता है तो हम उन रणनीतियों की ओर आकर्षित होते हैं जो अधिक फलदायक लगती हैं, इस बात से अनजान कि इन रणनीतियों से होने वाला लाभ अक्सर अस्थायी होता है। पाठ को दोबारा पढ़ना और किसी कौशल या नए ज्ञान का बार बार अभ्यास करना सभी प्रकार के शिक्षार्थियों की सबसे पसंदीदा अध्ययन रणनीतियां हैं, लेकिन वे सबसे कम उत्पादक भी हैं। प्रैक्टिस का मतलब है किसी चीज़ को जल्दी जल्दी और एकाग्रचित्त होकर बार बार दोहराना ताकि इसे याद किया जा सके, जैसा कि पारंपरिक ज्ञान में अभ्यास 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 कहा जाता है। परीक्षा के लिए रटाई करना इसका एक उदाहरण है। दोबारा पढ़ना और मास्ट प्रैक्टिस ऐसी धारणा पैदा करते हैं कि हमने विषय में महारत हासिल कर ली है, लेकिन वास्तविक महारत या स्थायित्व के लिए ये रणनीतियाँ काफ़ी हद तक समय की बर्बादी हैं। रिचुअल प्रैक्टिस
यानी तथ्यों, अवधारणाओं या घटनाओं को स्मृति से याद करना पाठ को दोबारा पढ़ने की तुलना में अधिक प्रभावी अध्ययन रणनीति है। फ्लैश कार्ड इसका एक सरल उदाहरण है। रिट्रीवल स्मृति को मजबूत करता है और भूलने की प्रक्रिया को रोकता है। किसी पाठ को पढ़ने या व्याख्यान सुनने के बाद एक साधारण छोटा सा क्विज पाठ को दोबारा पढ़ने या व्याख्यान नोट्स की समीक्षा करने की तुलना में बेहतर सीखने और याद रखने में मदद करता है। भले ही मस्तिष्क कोई ऐसा मांसपेशी नहीं है जो व्यायाम से मजबूत हो, लेकिन सीखने के लिए बनने वाले न्यूरल पथ तब मजबूत होते हैं जब स्मृति को पुनः प्राप्त किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। पर अभ्यास भूलने को रोकता है, रिट्रीवल मार्गों को मजबूत करता है और उस ज्ञान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। जब आप किसी कार्य के अभ्यास को अंतराल में करते हैं और सत्रों के बीच थोड़े समय के लिए रस्टी हो जाते हैं, या जब आप 2 या अधिक विषयों के अभ्यास को मिलाते हैं, तो स्मरण करना कठिन हो जाता है और कम उत्पादक लगता है। लेकिन यह प्रयास लंबे समय तक चलने वाली सीखने की प्रक्रिया उत्पन्न करता है और बाद के परिदृश्यों में इसे अधिक बहुमुखी तरीके से लागू करने में सक्षम बनाता है। समाधान सिखाने से पहले समस्या को हल करने का प्रयास करना बेहतर सीखने का परिणाम देता है, भले ही प्रयास में गलतियां हो जाएं। लोकप्रिय धारणा कि जब आपको आपकी पसंदीदा सीखने की शैली के अनुरूप निर्देश मिलता है, जैसे ऑडिटरी या विजुअल लर्नर के रूप में, तो आप बेहतर सीखते हैं। यह तर्क अनुभवजन्य शोध द्वारा समर्थित नहीं है। लोगों के पास सीखने के लिए कई प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है और आप बेहतर सीखते हैं जब आप विस्तृत दृष्टिकोण अपनाते हैं, अपनी सभी क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग करते हैं, बजाय इसके कि आप केवल उस शैली तक सीमित रहें जो आपको सबसे अनुकूल लगे। जब आप उन मूलभूत सिद्धांतों या नियमों को पहचानने में निपुण हो जाते हैं जो समस्या के प्रकारों को अलग करते हैं, तो आप अपरिचित स्थितियों में सही समाधान चुनने में अधिक सफल होते हैं। यह कौशल इंटरलीव्ड और विविध अभ्यास से बेहतर हासिल किया जाता है, बजाय मास्ट अभ्यास के। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय ठोसों के आयतन की गणना का इंटरलीविंग अभ्यास आपको बाद के परीक्षण में सही समाधान चुनने में अधिक कुशल बनाता है। इसी तरह पक्षियों की प्रजातियों या ऑयल पेंटिंग कलाकारों की कृतियों की पहचान का इंटरलीविंग आपके भीतर एक प्रकार के एकीकृत गुणों को समझने और प्रकारों के बीच अंतर करने की क्षमता को सुधारता है, जिससे नई प्रजातियों या कृतियों को वर्गीकृत करना आसान हो जाता है। हम सभी भ्रमों के शिकार हो सकते हैं जो हमारी ये धारणा हाईजैक कर लेते हैं कि हम क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं। परीक्षण ये निर्धारित करने में मदद करता है कि हमने क्या सीखा है। एक पायलट जो फ्लाइट सिम्युलेटर में हाइड्रोलिक सिस्टम की विफलता का जवाब दे रहा है, तुरंत जान लेता है कि क्या वह सुधारात्मक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है या नहीं। सीखने के लगभग हर क्षेत्र में आप परीक्षण का उपयोग कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें सुधारने के लिए करते हैं, तो बेहतर दक्षता प्राप्त करते हैं। हर नई सीखने की प्रक्रिया के लिए पूर्व ज्ञान की एक नींव की आवश्यकता होती है। आपको एक ट्विन इंजन विमान को 2 इंजनों पर उतारना आना चाहिए, इससे पहले कि आप इसे एक इंजन पर उतारना सीख सकें। त्रिकोणमिति सीखने के लिए आपको बीजगणित और ज्यामिति याद होनी चाहिए। कैबिनेट बनाना सीखने के लिए आपको लंबी और समग्र सामग्री के गुणों, बोर्डों को जोड़ने, रैबिट्स काटने, किनारों को रूट करने और कोनों को मीटर करने में निपुण होना चाहिए। फार साइड कार्टूनिस्ट गैरी लार्सन के एक कार्टून में बड़ी आंखों वाला स्कूली बच्चा अपने शिक्षक से पूछता है, मिस्टर एस्बॉर्न, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मेरा दिमाग भर गया है। अगर आप केवल यांत्रिक पुनरावृत्ति में लगे हैं तो यह सच है, आप जल्दी से उस सीमा तक पहुंच जाते हैं जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। हालांकि यदि आप विस्तार अभ्यास करते हैं तो आप कितना सीख सकते हैं इसकी कोई ज्ञात सीमा नहीं है। विस्तार वह प्रक्रिया है जिसमें नए सामग्री को अपने शब्दों में व्यक्त करके और इसे अपने मौजूदा ज्ञान से जोड़कर अर्थ दिया जाता है। जितना अधिक आप यह समझा सकते हैं कि आपका नया सीखना आपके पूर्व ज्ञान से कैसे संबंधित है, उतनी ही अधिक मजबूती से आप नए सीखने को पकड़ पाते हैं, और जितने अधिक कनेक्शन आप बनाते हैं वे आपको इसे बाद में याद रखने में मदद करेंगे। नए ज्ञान को एक बड़े संदर्भ में रखना सीखने में मदद करता है।
उदाहरण के लिए इतिहास की कहानी जितनी अधिक आप जानते हैं उतना ही अधिक आप इसे सीख सकते हैं, और जितने अधिक तरीके से आप उस कहानी को अर्थ देते हैं, जैसे इसे मानव महत्वाकांक्षा और भाग्य की अनिश्चितता से जोड़कर, उतनी ही अधिक वह कहानी आपके साथ रहती है। इसी तरह यदि आप एक अमूर्तता जैसे कोणीय गति के सिद्धांत को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह आसान हो जाता है जब आप इसे किसी ठोस चीज में आधार देते हैं जिसे आप पहले से जानते हैं, जैसे एक फिगर स्केटर की गति जो उसकी बाहों को अपनी छाती की ओर खींचने पर तेज हो जाती है। जो लोग नई सामग्री से मुख्य विचारों को निकालना, उन्हें एक मानसिक मॉडल में व्यवस्थित करना और उस मॉडल को पूर्व ज्ञान से जोड़ना सीखते हैं, वे जटिल दक्षता में लाभ दिखाते हैं। एक मानसिक मॉडल बाहरी वास्तविकता का मानसिक प्रतिनिधित्व होता है। उदाहरण के लिए एक बेसबॉल खिलाड़ी जो पिच का इंतजार कर रहा है, उसके पास ये समझने के लिए केवल एक क्षण होता है कि ये एक कर्व बॉल है, एक चेंजअप है या कुछ और। वह इसे कैसे करता है? इसमें कुछ सूक्ष्म संकेत मदद करते हैं, जैसे कि पिचर का विंड अप करने का तरीका, गेंद फेंकने का तरीका और गेंद की सीमों का घुमाव। एक महान बल्लेबाज सभी अनावश्यक संवेदनात्मक विकर्षणों को छांट देता है और केवल पिचों में भिन्नताओं को देखता है। अभ्यास के माध्यम से वह प्रत्येक प्रकार की पिच के लिए अलग अलग संकेतों के आधार पर स्पष्ट मानसिक मॉडल बनाता है। वह इन मॉडलों को बल्लेबाजी मुद्रा, स्ट्राइक जोन और स्विंगिंग के बारे में अपने ज्ञान से जोड़ता है ताकि वह गेंद पर सही समय पर प्रतिक्रिया दे सके। ये मॉडल खिलाड़ी की पोजीशन के मॉडलों से जुड़ते हैं। अगर उसके पास पहले और दूसरे बेस पर खिलाड़ी हैं, तो शायद वह रनर्स को आगे बढ़ाने के लिए त्याग करेगा। अगर उसके पास पहले और तीसरे बेस पर खिलाड़ी हैं और आउट है, तो उसे डबल प्ले से बचना होगा और रनर को स्कोर करने के लिए हिट करना होगा। उसके खिलाड़ी पोजीशन के मॉडल विपक्षी टीम के मॉडल से जुड़े होते हैं। क्या वे गहराई में खेल रहे हैं या सतही, और उन संकेतों से जुड़े होते हैं जो डग आउट से बेस कोचों तक और फिर बल्लेबाज तक जाते हैं। एक उत्कृष्ट बल्लेबाजी के दौरान ये सभी टुकड़े सहजता से एक साथ आ जाते हैं। बल्लेबाज गेंद से कनेक्ट करता है और इसे आउटफील्ड में एक खाली स्थान से पार ले जाता है, समय निकालते हुए खुद को पहले बेस तक पहुंच जाता है और अपने रनर्स को आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसने प्रत्येक प्रकार की पिच की पहचान करने और प्रतिक्रिया देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को छांट लिया है, उन सीखों से मानसिक मॉडल बनाए हैं और उन मॉडलों को इस जटिल खेल के अन्य आवश्यक तत्वों की दक्षता से जोड़ा है। एक विशेषण खिलाड़ी के पास रन स्कोर करने का बेहतर मौका होता है बनिस्बत एक कम अनुभवी खिलाड़ी के जो हर बार पिच पर आने पर विशाल और परिवर्तनशील जानकारी को समझ नहीं पाता। कई लोग मानते हैं कि उनकी बौद्धिक क्षमता जन्म से तय होती है और किसी सीखने की चुनौती को पूरा न कर पाना उनकी प्राकृतिक योग्यता की आलोचना है। लेकिन हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आप मस्तिष्क को बदलते हैं, आपके अनुभवों का अवशेष संग्रहित हो जाता है। यह सच है कि हम जीवन की शुरुआत अपने जीन के उपहार के साथ करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि हम सीखने और मानसिक मॉडलों के विकास के माध्यम से सक्षम बनते हैं, जो हमें तर्क करने, समस्याओं को हल करने और सृजन में सक्षम बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, आपकी बौद्धिक क्षमताओं को आकार देने वाले तत्व काफी हद तक आपके नियंत्रण में होते हैं। यह समझना कि ऐसा है आपको विफलता को प्रयास का प्रतीक और उपयोगी जानकारी का स्रोत मानने की अनुमति देता है, जैसे गहराई से समझने या एक अलग रणनीति अपनाने की आवश्यकता। यह समझने की जरूरत है कि जब सीखना कठिन होता है तब आप महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि संघर्ष और असफलताएं, जैसे किसी एक्शन वीडियो गेम या नए BMX बाइक स्टंट में होती हैं, आपकी वर्तमान प्रदर्शन स्तर को पार कर सच्ची विशेषता की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है। गलतियां करना और उन्हें सुधारना उन्नत सीखने के पुलों का निर्माण करता है। सैद्धांतिक प्रमाण बनाम सिद्धांत, परा और अंतर्ज्ञान। हमारा प्रशिक्षण और शिक्षा संरचना अक्सर उन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है जो हमें पीढ़ियों से मिलते रहे हैं। ये सिद्धांत हमारी अपनी समझ से प्रभावित होते हैं कि क्या काम करता है, जो शिक्षक, कोच, छात्र और सामान्य जीवन के अनुभवों से बना होता है। हमारी शिक्षा और अध्ययन की विधियां आमतौर पर सिद्धांत, परंपरा
और अंतर्ज्ञान का मिश्रण होती हैं। हालांकि पिछले 40 सालों से अधिक समय से संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रमाण जुटा रहे हैं कि क्या कारगर है और कौन सी रणनीतियां परिणाम देती हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का आधार विज्ञान ये समझने में है कि मन कैसे काम करता है। इसमें यह पता लगाने के लिए शोध किए जाते हैं कि लोग कैसे अनुभव करते हैं, याद रखते हैं और सोचते हैं। इसके अलावा कई अन्य लोग भी सीखने के रहस्य को हल करने में योगदान दे रहे हैं। विकासात्मक और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मानव विकास के सिद्धांतों पर काम करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के औजार जैसे परीक्षण पद्धतियां, विषय रेखाचित्र और विशेष समूहों के लिए संसाधनों जैसे सुधारात्मक और प्रतिभाशाली शिक्षा को आकार देने के लिए कैसे किया जा सकता है। न्यूरोसाइंटिस्ट नई इमेजिंग तकनीकों और अन्य उपकरणों का उपयोग करके मस्तिष्क के उन तंत्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सीखने का आधार बनाते हैं। हालांकि अभी हम ये जानने से बहुत दूर है कि न्यूरोसाइंस शिक्षा को कैसे बेहतर बनाएगा। ये कैसे तय करें कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? संदेहपूर्ण होना उचित है। सलाह हर जगह उपलब्ध है, बस कुछ क्लिक दूर। लेकिन हर सलाह शोध पर आधारित नहीं होती और नहीं हर शोध वैज्ञानिक मानकों को पूरा करता है। सबसे अच्छे अनुभवजन्य अध्ययन प्रयोगात्मक होते हैं। शोधकर्ता एक परिकल्पना बनाता है और फिर इसे सख्त डिजाइन और वस्तुनिष्ठता के मानदंडों को पूरा करने वाले प्रयोगों के माध्यम से परीक्षण करता है। आगे आने वाले अध्यायों में हमने इस तरह के अध्ययन के निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जो वैज्ञानिक समुदाय द्वारा समीक्षा के बाद पेशेवर पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। हमने इनमें से कुछ अध्ययनों में योगदान दिया है, लेकिन अधिकांश अध्ययन अन्य शोधकर्ताओं के हैं। जहां हम सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और वैज्ञानिक रूप से सत्यापित परिणाम नहीं, वहां हम इसका उल्लेख करते हैं। हम अपने बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए केवल परीक्षणित विज्ञान का उपयोग नहीं करते, बल्कि उन लोगों की कहानियां भी साझा करते हैं, जैसे मैट ब्राउन, जिनके काम में जटिल ज्ञान और कौशल की महारत की आवश्यकता होती है। शोध अध्ययनों की चर्चा को न्यूनतम रखा गया है, लेकिन पुस्तक के अंत में नोट्स में इनमें से कई का उल्लेख है। यदि आप और गहराई से देखना चाहते हैं, लोग सीखने को गलत समझते हैं। जो कुछ हम शिक्षकों और छात्रों के रूप में करते आए हैं, वह हमें अच्छी तरह से सेवा नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ अपेक्षाकृत सरल बदलाव बड़ा अंतर ला सकते हैं। आम धारणा यह है कि अगर आप किसी चीज को बार बार देखते हैं, जैसे एक पाठ्यपुस्तक अंश या 8वीं कक्षा की जीव विज्ञान कक्षा से कुछ शब्द, तो आप इसे याददाश्त में बसा सकते हैं। ऐसा नहीं है। कई शिक्षक मानते हैं कि अगर वे सीखने को आसान और तेज बना दें तो ये बेहतर होगा, परंतु शोध इस विश्वास को पूरी तरह से उलट देता है। जब सीखना कठिन होता है तो यह मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ होता है। यह व्यापक धारणा है कि एक नया कौशल सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है इसे बार बार एक ही ध्यान के साथ अभ्यास करना। लेकिन शोध से पता चलता है कि इस तरह से प्राप्त लाभ अस्थायी होते हैं और जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। पाठ्य पुस्तकों को बार बार पढ़ना अक्सर व्यर्थ श्रम साबित होता है। यह शिक्षकों और छात्रों के लिए चिंताजनक बात होनी चाहिए, क्योंकि यह अधिकांश लोगों, यहाँ तक कि कुछ सर्वेक्षणों में 80% कॉलेज छात्रों की प्राथमिक अध्ययन रणनीति है। बार बार पढ़ने के 3 नुकसान हैं। यह समय की बर्बादी है। यह स्थायी स्मृति उत्पन्न नहीं करता। यह अक्सर अनजाने में आत्म धोखे का कारण बनता है, क्योंकि पाठ के प्रति बढ़ती परिचितता को विषय वस्तु की महारत समझा जाता है। पुनः पाठ में बिताए गए घंटे मेहनत का प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन अध्ययन के समय की मात्रा कौशल की माप नहीं है। सीखने की प्रक्रियाएं और उनके महत्व। आपको यह मान्यता रखने वाले प्रशिक्षण सिस्टम खोजने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है कि केवल जानकारी के संपर्क में आना ही सीखने के लिए पर्याप्त है। मैट ब्राउन एक पायलट का उदाहरण लें। जब मैट पिस्टन प्लेन से उन्नत होकर बिजनेस जेट उड़ाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उनके पास एक नई जानकारी का विशाल भंडार था जिसे उन्हें प्रमाणित होने के लिए सीखना था। हमने उनसे इस प्रक्रिया का वर्णन करने को कहा। उनके नियोक्ता ने उन्हें अपाठ्य दिनों के प्रशिक्षण के लिए भेजा।
हर दिन 6 घंटे, जिसे मैट ने फायर होज विधि का प्रशिक्षण कहा। पहले 7 दिन कक्षा में बिताए गए, जहां उन्हें प्लेन की सभी प्रणालियों जैसे कि इलेक्ट्रिकल, फ्यूल, पनमैटिक्स आदि के बारे में सिखाया गया। इन प्रणालियों के संचालन, उनके परस्पर प्रभाव और उनकी सुरक्षा सीमाओं जैसे प्रेशर, वजन, तापमान और गति के बारे में जानकारी दी गई। मैट को लगभग 80 अलग अलग मेमोरी एक्शन आइटम्स याद रखने होते हैं। ये क्रियाएं उन्हें बिना किसी देरी और सोच के तुरंत करनी होती हैं, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना के दौरान प्लेन को स्थिर किया जा सके। ये घटनाएं अचानक डिकम्प्रेशन, उड़ान के दौरान थ्रस्ट रिवर्सर का अनलॉक होना, इंजन फेल होना या इलेक्ट्रिकल आग लगना हो सकती हैं। व्यावहारिक अनुभव का प्रभाव, मैट और उनके साथी पायलट घन तक पावर पॉइंट प्रस्तुतियों में अपने प्लेन की प्रणालियों की जटिल संरचनाओं को देखते रहे। फिर कुछ दिलचस्प हुआ। लगभग 5वें दिन के मध्य मैट ने कहा, उन्होंने स्क्रीन पर फ्यूल सिस्टम का एक स्कीमेटिक दिखाया, जिसमें प्रेशर सेंसर, शट ऑफ वाल्व, इंजेक्टर पंप, बाईपास लाइन्स आदि थे। हम ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी एक प्रशिक्षक ने पूछा, क्या यहाँ किसी ने कभी उड़ान के दौरान फ्यूल फिल्टर बाईपास लाइट देखी है? एक पायलट ने हाथ उठाया। फिर प्रशिक्षक ने कहा, हमें बताइए क्या हुआ था, और अचानक आप सोचते हैं क्या होगा अगर ये मेरे साथ होता। फिर उस पायलट ने बताया कि वह 33,000 फीट की ऊंचाई पर था और उसके इंजन बंद होने वाले थे, क्योंकि उसे ऐसा ईंधन मिला था जिसमें एंटी फ्रीज नहीं था और उसके फिल्टर बर्फ से जाम हो रहे थे। इस कहानी को सुनने के बाद स्कीमेटिक जीवंत हो गया और हमेशा के लिए याद रह गया। मैट ने कहा, आप सीखते हैं कि जेट ईंधन में सामान्यतः थोड़ा पानी हो सकता है, और जब ये ऊंचाई पर ठंडा होता है तो पानी संघनित होकर जम सकता है और पाइपलाइन को अवरुद्ध कर सकता है। इसलिए जब भी आप रिफ्यूल करें, सुनिश्चित करें कि ईंधन ट्रक पर पृष्ठ नामक एंटी फ्रीज युक्त ईंधन का संकेत हो। और अगर उड़ान के दौरान वह लाइट जलती है तो आपको जल्दी से किसी गर्म हवा वाले क्षेत्र में जाना होगा। जब सीखने का महत्व हो और जब अमूर्त जानकारी को वास्तविक और व्यक्तिगत बनाया जाए तो सीखने की प्रक्रिया मजबूत होती है। सक्रिय जुड़ाव और व्यावहारिक प्रशिक्षण। इसके बाद मैट के प्रशिक्षण का स्वरूप बदल गया। अगले 11 दिन कक्षा और फ्लाइट सिम्युलेटर प्रशिक्षण के मिश्रण में बिताए गए। यहाँ मैट ने सक्रिय भागीदारी के उस प्रकार का वर्णन किया जो स्थायी सीखने की ओर ले जाता है। पायलटों को अपने विमान के साथ अभ्यास करना होता था ताकि वे मानक संचालन प्रक्रियाओं में महारत हासिल कर सके, अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना कर सकें और कॉकपिट में इनसे निपटने के लिए आवश्यक आंदोलनों की लय और भौतिक स्मृति का अभ्यास कर सकें। फ्लाइट सिम्युलेटर पुनर्प्राप्ति अभ्यास प्रदान करता है। यह अभ्यास अंतराल, स्पेस्ड अनस्थापित इंटरलीव्ड और विविध होता है, जिसमें जितना संभव हो उतना वही मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो मैट वास्तविक ऊंचाई पर उपयोग करेंगे। सिम्युलेटर अमूर्त को ठोस और व्यक्तिगत बनाता है। यह एक प्रकार की परीक्षा भी है जो मैट और उनके प्रशिक्षकों को यह आकलन करने में मदद करता है कि उन्हें अपनी महारत बढ़ाने के लिए कहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ स्थानों पर जैसे मैट ब्राउन के फ्लाइट सिम्युलेटर में शिक्षक और प्रशिक्षक अत्यधिक प्रभावी सीखने की तकनीकों तक पहुंच गए हैं। फिर भी लगभग हर क्षेत्र में ये तकनीकें अपवाद के रूप में देखी जाती हैं, जबकि फायर होज जैसे व्याख्यान या उनके समकक्ष अक्सर सामान्य अभ्यास बन जाते हैं। वास्तव में जो छात्रों को सलाह दी जाती है वह अक्सर गलत होती है। उदाहरण के लिए जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट पर प्रकाशित अध्ययन सुझाव में यह सलाह दी गई है, किसी चीज को अच्छी तरह से सीखने की कुंजी है पुनरावृत्ति। जितनी बार आप सामग्री को दोहराएंगे, आपके पास इसे स्थायी रूप से याद रखने का उतना ही बेहतर मौका होगा। इसी तरह डार्टमाउथ कॉलेज की वेबसाइट पर एक अन्य सुझाव कहता है, यदि आप किसी चीज को याद रखना चाहते हैं तो आप शायद याद रख लेंगे। सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच में कभी कभी चलने वाले एक सार्वजनिक सेवा संदेश में अध्ययन की सलाह देते हुए एक बच्चे को किताब में डूबा हुआ दिखाया गया है। कैप्शन कहता है, एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें, बार बार दोहराएं। जो याद रखना है उसे दोहराने से यह आपकी स्मृति में बस सकता है।
पुनरावृत्ति उद्देश्यपूर्ण अध्ययन और एकाग्रता की शक्ति में विश्वास व्यापक है, लेकिन सच्चाई यह है कि आमतौर पर आप केवल किसी चीज को बार बार दोहराकर उसे स्मृति में नहीं बसा सकते। ये रणनीति फोन नंबर याद रखने और उसे अपने फोन में डालने जैसे अल्पकालिक उद्देश्यों के लिए काम आ सकती है, लेकिन ये टिकाऊ सीखने के लिए प्रभावी नहीं है। एक सरल उदाहरण जिसे इंटरनेट पर पुनः प्रस्तुत किया गया है, खोजें पेनी मेमोरी टेस्ट। आम सिक्के की दर्जन भर अलग अलग छवियां दिखाता है, जिनमें से केवल एक सही है। जितनी बार आपने सिक्का देखा होगा, फिर भी ये निश्चितता के साथ कहना मुश्किल है कि सही वाला कौन सा है। इसी प्रकार हाल ही में एक अध्ययन में UCLA के मनोविज्ञान भवन में काम करने वाले फैकल्टी और छात्रों से उनके कार्यालय के निकटतम अग्निशमन की पहचान करने को कहा गया। अधिकांश इसमें असफल रहे। एक प्रोफेसर जो UCLA में 27 वर्षों से थे, अपनी सुरक्षा कक्षा से बाहर निकले और ये देखने का निर्णय लिया कि उनके कार्यालय के निकटतम अग्निशामक यंत्र कहाँ है। उन्होंने पाया कि वह वास्तव में उनके कार्यालय के दरवाजे के ठीक बगल में था, दरवाजे के हैंडल से कुछ इंच की दूरी पर, जिसे वे हर दिन घुमाते थे। इस प्रकार यहाँ वर्षों के दोहरापूर्ण संपर्क ने भी उन्हें यह सीखने में मदद नहीं की कि यदि उनके कचरे का डिब्बा आग पकड़ ले तो निकटतम अग्निशामक यंत्र कहाँ है। प्रारंभिक साक्षी यह धारणा कि दोहराव के संपर्क से स्मृति बनती है 1960 के दशक के मध्य से की गई कई जांचों के माध्यम से गलत साबित हो चुकी है। टोरंटो विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक एंडल टुलविंग ने लोगों की अंग्रेजी संज्ञाओं की सूची याद रखने की क्षमता का परीक्षण करना शुरू किया। पहले चरण में प्रतिभागियों ने जोड़ीबद्ध आइटम्स की सूची को 6 बार पढ़ा। उदाहरण के लिए कुर्सी 9, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी स्मृति का परीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक जोड़ी में पहला शब्द एक संज्ञा था। 6 बार सूची पढ़ने के बाद प्रतिभागियों को बताया गया कि उन्हें संज्ञाओं की सूची दी जाएगी जिसे उन्हें याद करना होगा। एक समूह के लिए वे संज्ञाएं वही थी जिन्हें उन्होंने पहले पढ़ा था, दूसरे समूह के लिए संज्ञाएं अलग थी। आश्चर्यजनक रूप से टुलविंग ने पाया कि दोनों समूहों की सीखने की क्षमता में कोई अंतर नहीं था। सामान्य धारणा इसके विपरीत सुझाव देगी, लेकिन पहले का संपर्क बाद की स्मृति में मददगार नहीं था। केवल पुनरावृत्ति से सीखने में सुधार नहीं हुआ। बाद के कई अध्ययनों ने यह पुष्टि की और विस्तार से बताया कि अकेले पुनरावृत्ति या किसी विचार को लंबे समय तक दिमाग में रखने से स्थायी स्मृति में सुधार नहीं होता। इन परिणामों ने शोधकर्ताओं को पाठों को फिर से पढ़ने के लाभों की जांच करने के लिए प्रेरित किया। 2008 में कंटेम्परेरी एजुकेशनल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक लेख में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपनी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको में किए गए अध्ययन की एक श्रृंखला पर रिपोर्ट की। इन अध्ययनों का उद्देश्य गद्य को समझने और याद रखने में पुनर्पाठ को एक रणनीति के रूप में समझना था। जैसा कि अधिकतर शोधों में होता है, ये अध्ययन पहले के शोधों पर आधारित थे। कुछ शोध ये दिखाते थे कि जब एक ही पाठ को कई बार पढ़ा जाता है तो वही निष्कर्ष निकाले जाते हैं और विषयों के बीच वही संबंध बनाए जाते हैं। अन्य अध्ययनों ने पुनर्पाठ से मामूली लाभ का सुझाव दिया था। ये लाभ 2 अलग अलग स्थितियों में पाए गए थे। और पहली स्थिति में कुछ छात्रों ने अध्ययन सामग्री को पढ़ा और तुरंत ही उसे फिर से पढ़ा, जबकि अन्य छात्रों ने सामग्री को केवल एक बार पढ़ा। दोनों समूहों ने पढ़ने के तुरंत बाद परीक्षा दी और 2 बार पढ़ने वाले समूह ने 1 बार पढ़ने वाले समूह से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि विलंबित परीक्षा डिलेड टेस्ट में इस तत्काल पुनर्पाठ का लाभ समाप्त हो गया और पुनर्पाठ करने वाले छात्रों ने उसी स्तर पर प्रदर्शन किया जिस स्तर पर 1 बार पढ़ने वाले छात्रों ने किया। दूसरी स्थिति में छात्रों ने पहली बार सामग्री पढ़ी और फिर कुछ दिनों के बाद उसे दोबारा पढ़ा। इस समूह ने जिसने पाठ को अंतराल के साथ पढ़ा उन छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया जिन्होंने सामग्री को दोबारा नहीं पढ़ा। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में आगे के प्रयोग। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पहले के अध्ययनों द्वारा उठाए गए सवालों को सुलझाने के लिए किए गए आगे के प्रयोगों में अलग अलग क्षमताओं वाले छात्रों के बीच पुनर्पाठ के लाभों का आकलन किया गया।
इन प्रयोगों में कुल 48 छात्रों ने 5 अलग अलग पाठ पढ़े जो कि पाठ्य पुस्तकों और साइंटिफिक अमेरिकन से लिए गए थे। ये छात्र 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों से थे। कुछ उच्च क्षमता वाले पाठक हाई एबिलिटी रीडर्स और कुछ कम क्षमता वाले पाठक लो एबिलिटी रीडर्स। कुछ छात्रों ने सामग्री केवल 1 बार पढ़ी जबकि अन्य ने उसे लगातार 2 बार पढ़ा। इसके बाद सभी ने प्रश्नों का उत्तर देकर यह प्रदर्शित किया कि उन्होंने क्या सीखा और याद रखा। इन प्रयोगों में लगातार 2 बार पढ़ना किसी भी समूह, विश्वविद्यालय या परिस्थिति में प्रभावी अध्ययन विधि साबित नहीं हुई। वास्तव में शोधकर्ताओं ने पाया कि इन परिस्थितियों में पुनर्पाठ से कोई लाभ नहीं हुआ। निष्कर्ष: अगर पहली बार पढ़ने के बाद एक अर्थपूर्ण समय का अंतराल हुआ है तो पाठ को दोबारा पढ़ना समझदारी है, लेकिन लगातार कई बार पढ़ना एक समय लेने वाली अध्ययन रणनीति है, नगण्य लाभ देती है और अधिक प्रभावी रणनीतियों के लिए समय नहीं छोड़ती। फिर भी कॉलेज छात्रों के सर्वेक्षण ये पुष्टि करते हैं कि प्रोफेसरों के लंबे समय से इस ज्ञात तथ्य के अनुसार हाइलाइटिंग, अंडरलाइनिंग और नोट्स व पाठ को बार बार पढ़ना अब तक की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली अध्ययन रणनीतियां हैं। अगर पुनर्पाठ ज्यादातर प्रभावहीन है तो छात्र इसे प्राथमिकता क्यों देते हैं? 1. एक कारण यह हो सकता है कि वे खराब अध्ययन सलाह प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि यह विधि उन्हें एक भ्रम देती है। पाठ के साथ बढ़ती परिचितता और इसे पढ़ने में दक्षता एक तरह का ज्ञान का भ्रम, इल्यूजन ऑफ मास्टरी पैदा कर सकती है। जैसा कि कोई भी प्रोफेसर बताएगा, छात्र कक्षा व्याख्यानों में सुने गए वाक्यांशों को ठीक ठीक पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इस गलतफहमी में कि विषय का सार उसकी वर्णनात्मक शैली इसमें निहित है, लेकिन यह सच नहीं है। किसी व्याख्यान या पाठ को समझना उसकी मूल विचारधारा के समान नहीं है। बार बार पढ़ना आपको उस मूल विचार का भ्रम देता है। याद रखें, किसी पाठ या व्याख्यान नोट्स के वाक्यांशों को दोहराने में सक्षम होना यह नहीं दर्शाता कि आपने उस विचार के महत्व को समझ लिया है, उसके अनुप्रयोग को जाना है, या यह विषय के अन्य हिस्सों से कैसे संबंधित है इसे समझ लिया है। स्वयं को मूर्ख मत बनाइए। पाठ या व्याख्यान के वाक्यांशों को दोहराने में सक्षम होने का यह संकेत नहीं है कि आपने इसे वास्तव में सीखा है। किसी कॉलेज प्रोफेसर के लिए यह अनुभव बहुत आम है कि जब उनके कार्यालय के दरवाजे पर कोई दस्तक होती है तो पहली वर्ष का एक छात्र निराशा में अपनी मनोविज्ञान की शुरुआती परीक्षा में मिले कम अंक पर चर्चा करने की इच्छा लेकर खड़ा होता है। ये कैसे संभव है? उसने सभी व्याख्यानों में भाग लिया और उनमें से गंभीरता पूर्वक नोट्स बनाए। उसने पाठ्य पुस्तक पढ़ी और महत्वपूर्ण अंशों को हाईलाइट किया। प्रोफेसर पूछती हैं, तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की? उसने अपने नोट्स को हाईलाइट किया, फिर हाईलाइट किए गए नोट्स और पाठ्य सामग्री को कई बार दोबारा पढ़ा जब तक कि उसे लगा कि वह पूरी तरह से परिचित हो चुका है। फिर भी वह परीक्षा में डी ग्रेड कैसे प्राप्त कर सकता है? प्रोफेसर पूछती हैं, क्या तुमने हर अध्याय के अंत में दिए गए मुख्य अवधारणाओं के सेट का उपयोग करके खुद को परखा? क्या तुम कंडीशन्ड स्टिमुलस जैसी अवधारणा को परिभाषित कर सकते हो और इसे एक पैराग्राफ में उपयोग कर सकते हो? क्या पढ़ते समय तुमने मुख्य बिंदुओं को प्रश्नों में बदलकर बाद में उन्हें हल करने की कोशिश की थी? क्या तुमने मुख्य विचारों को अपने शब्दों में दोबारा लिखा था? क्या तुमने उन्हें अपने पहले से जान से जोड़ने की कोशिश की थी? क्या तुमने पाठ से बाहर के उदाहरण ढूंढे थे? हर सवाल का जवाब नहीं। वह खुद को एक आदर्श छात्र मानता है, मेहनती और परिश्रमी, लेकिन सच्चाई यह है कि वह प्रभावी ढंग से अध्ययन करना नहीं जानता। ज्ञान का भ्रम और खराब आत्म जागरूकता। ज्ञान का भ्रम खराब मेटाकॉग्निशन का एक उदाहरण है, अर्थात हम अपने ज्ञान के बारे में क्या जानते हैं। ये जानना कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं निर्णय लेने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस समस्या को अमेरिकी विदेश मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने 2002 में एक प्रेस ब्रीफिंग में प्रसिद्ध रूप से और भविष्य सूचक रूप से इस प्रकार व्यक्त किया। ऐसी चीजें हैं जो हम जानते हैं कि हम जानते हैं।
ऐसी चीजें हैं जो हम जानते हैं कि हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी चीजें भी हैं जो हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते। हम इस पर जोर देते हैं ताकि ये स्पष्ट किया जा सके कि जो छात्र खुद से प्रश्न नहीं करते, और अधिकतर छात्र ऐसा नहीं करते, वे अक्सर ये अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने पाठ्य सामग्री को अच्छी तरह से समझ लिया है। क्यों? जब वे कोई स्पष्ट व्याख्यान सुनते हैं या एक स्पष्ट पाठ पढ़ते हैं, तो जिस आसानी से वे तर्क को समझते हैं वह उन्हें यह महसूस कराता है कि वे इसे पहले से जानते हैं और उन्हें इसे और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, वे ये नहीं जानते कि वे क्या नहीं जानते। जब परीक्षा का सामना करना पड़ता है तो उन्हें पता चलता है कि वे महत्वपूर्ण विचारों को याद नहीं कर सकते या उन्हें एक नए संदर्भ में लागू नहीं कर सकते। इसी तरह जब वे अपने व्याख्यान नोट्स और पाठों को बार बार पढ़कर उनके प्रति प्रवाह प्राप्त कर लेते हैं, तो यह प्रवाह उन्हें यह झूठा एहसास देता है कि वे उस अंतर्निहित सामग्री, सिद्धांतों और निहितार्थों के स्वामी हैं जो वास्तविक सीखने का हिस्सा होते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ तक कि सबसे मेहनती छात्र भी दो समस्याओं से जूझते हैं। ये समझने में असफलता कि उनके सीखने के कौन से क्षेत्र कमजोर हैं, अर्थात जहाँ उन्हें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और काम करने की आवश्यकता है। टॉब ऐसी अध्ययन विधियों की प्राथमिकता जो वास्तविक समझ के बजाय एक झूठा एहसास देती हैं। ज्ञान पर्याप्त नहीं लेकिन आवश्यक, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। रचनात्मकता ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है और ये भावना कॉलेज के छात्रों में व्यापक रूप से प्रचलित लगती है, अगर उनके टी शर्ट पर लिखे गए संदेशों को कोई संकेत माना जाए। और ऐसा क्यों न हो, यह एक स्पष्ट और गहरी सच्चाई को व्यक्त करता है, क्योंकि रचनात्मकता के बिना हमारे वैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक नवाचार कहाँ से आते। इसके अलावा ज्ञान को प्राप्त करना अक्सर उबाऊ महसूस होता है कि रचनात्मकता कहीं अधिक मजेदार लगती है, लेकिन ये विभाजन गलत है। आप ये संदेश अपने न्यूरोसर्जन या उस कप्तान के टी शर्ट पर नहीं देखना चाहेंगे जो आपका विमान प्रशांत महासागर के पार ले जा रहा हो। फिर भी यह भावना मान्यता प्राप्त कर रही है, खासकर मानकीकृत परीक्षणों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में। लोगों को डर है कि इस तरह के परीक्षण याददाश्त पर जोर देते हैं, जिससे उच्च स्तर के कौशलों की अनदेखी होती है। हालांकि मानकीकृत परीक्षण की खामियों के बावजूद असली सवाल यह है कि हम ज्ञान और रचनात्मकता को बेहतर तरीके से कैसे विकसित कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना आपके पास विश्लेषण, संश्लेषण और रचनात्मक समस्या समाधान जैसे उच्च स्तरीय कौशलों का आधार नहीं होगा। जैसा कि मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और उनके दो सहयोगियों ने कहा, आप व्यावहारिक रूप से वह लागू नहीं कर सकते जो आप जानते ही नहीं महारत, चाहे वह खाना बनाना हो, शतरंज खेलना हो या मस्तिष्क की सर्जरी करना। ज्ञान, वैचारिक समझ, निर्णय और कौशल का क्रमिक संचय है। ये नई क्षमताओं के अभ्यास, प्रयास, चिंतन और मानसिक पुनरावलोकन का परिणाम है। तथ्यों को याद करना उस निर्माण स्थल को सामग्री से भरने जैसा है जहां घर बनाना है। लेकिन घर बनाने के लिए सिर्फ सामग्री का ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि ये समझ भी होनी चाहिए कि चीजें कैसे फिट होती हैं, जैसे कि हेडर या रूफ ट्रस सिस्टम के भार वहन करने वाले गुण या ऊर्जा स्थानांतरण और संरक्षण के सिद्धांत। महारत के लिए न केवल तैयार ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि यह समझ भी कि इसे कैसे उपयोग किया जाए। जब मैट ब्राउन को यह निर्णय लेना पड़ा कि क्या अपने दाएं इंजन को बंद करना है, तो वह समस्या का समाधान कर रहा था। उसे याद से यह जानने की जरूरत थी कि मृत इंजन के साथ उड़ान भरने की प्रक्रिया क्या है और अपने विमान की सहनशीलता को समझना था, ताकि वह यह अनुमान लगा सके कि वह हवा से बाहर गिर जाएगा या सही ढंग से लैंडिंग नहीं कर पाएगा। इसी तरह एक न्यूरोसर्जन बनने की इच्छुक छात्रा को मेडिकल स्कूल के पहले वर्ष में पूरा तंत्रिका तंत्र, पूरा कंकाल तंत्र, पूरा पेशीय तंत्र और संचार तंत्र याद करना पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं कर सकती तो वह न्यूरोसर्जन नहीं बन पाएगी। उसकी सफलता उसकी मेहनत पर निर्भर करेगी, लेकिन साथ ही ऐसे अध्ययन रणनीतियों पर भी जो उसे सीमित समय में इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री सीखने में सक्षम बनाए। परीक्षण, मापने का यंत्र बनाम सीखने का उपकरण।
परीक्षण के बारे में बात करने से कई छात्रों और शिक्षकों के मन में नाराजगी पैदा होती है। हाल के वर्षों में मानकीकृत मूल्यांकन पर बढ़ते फोकस ने परीक्षण को शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विवादास्पद मुद्दा बना दिया है। ऑनलाइन मंचों और समाचार लेखों में कई पाठक शिकायत करते हैं कि परीक्षण पर जोर देना संदर्भ की बड़ी समझ या रचनात्मक क्षमता के बजाय याददाश्त को प्राथमिकता देता है। उनका यह भी कहना है कि परीक्षण छात्रों के लिए अतिरिक्त तनाव पैदा करता है और क्षमता का गलत माप देता है। लेकिन यदि हम परीक्षण को केवल जान मापने का यंत्र मानना बंद कर दें और इसे स्मृति से जान को पुनः प्राप्त करने का अभ्यास समझें, तो ये एक नई संभावना खोलता है, परीक्षण को एक सीखने के उपकरण के रूप में उपयोग करना। सक्रिय पुनर्प्राप्ति परीक्षण की शोध में सबसे चौंकाने वाले निष्कर्षों में से एक है। सक्रिय पुनर्प्राप्ति रिवल की शक्ति यानी परीक्षण जो मजबूत करता है, और जितना अधिक प्रयास पुनर्प्राप्ति में लगेगा लाभ उतना ही अधिक होगा। इसे फ्लाइट सिमुलेटर बनाम पावर पॉइंट व्याख्यान या क्विज बनाम पुनः पढ़ाई के रूप में सोचें। स्मृति से सीखने को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया के दो बड़े लाभ हैं। यह आपको बताता है कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, और इस प्रकार आप उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां सुधार की आवश्यकता है। जो आपने सीखा है उसे याद करना आपके मस्तिष्क को उस स्मृति को पुनः सुदृढ़ करने का कारण बनता है, जिससे यह आपके मौजूदा ज्ञान से अधिक मजबूती से जुड़ जाती है और भविष्य में इसे याद करना आसान हो जाता है। वास्तव में पुनः प्राप्ति परीक्षण भूलने की प्रक्रिया को बाधित करता है। एक 8वीं कक्षा के विज्ञान के क्लास पर विचार करें। कोलंबिया, इलिनॉय के एक मिडिल स्कूल में शोधकर्ताओं ने कक्षा के दौरान पढ़ाए गए सामग्री के एक हिस्से को कम महत्व वाले क्विज फीडबैक के साथ के रूप में पढ़ाने का प्रबंध किया, जो पूरे सेमेस्टर में 3 बार लिया गया, जबकि दूसरे हिस्से को क्विज नहीं किया गया, लेकिन इसे 3 बार समीक्षा के लिए पढ़ाया गया। 1 महीने बाद किस सामग्री को बेहतर तरीके से याद किया गया? छात्रों ने उस सामग्री में औसतन एस ग्रेड प्राप्त किया जो क्विज के रूप में ली गई थी, और उस सामग्री में C+ जो सिर्फ समीक्षा की गई थी लेकिन क्विज नहीं ली गई थी। मैट ब्राउन के मामले में 10 साल तक एक ही बिजनेस जेट उड़ाने के बाद भी उसका नियोक्ता हर 6 महीने में उसके जान को अपडेट करने के लिए कई प्रकार के परीक्षण और फ्लाइट सिमुलेशन करता है। इसमें उसे आवश्यक जानकारी और प्रक्रियाओं को याद करना पड़ता है ताकि वह अपने विमान पर नियंत्रण बनाए रख सके। जैसा कि मैट बताते हैं, आपके पास शायद ही कभी कोई आपात स्थिति होती है, इसलिए यदि आप यह अभ्यास नहीं करते कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो इसे याद रखना असंभव है। ये दोनों मामले, कक्षा में शोध और मैट ब्राउन के अनुभव, ये बताते हैं कि हमारा ज्ञान तब तक सुलभ और उपयोगी बना रहता है जब तक हम नियमित रूप से इसे सक्रिय रूप से पुनः प्राप्त करते रहते हैं। सक्रिय पुनः प्राप्ति की शक्ति अध्याय 2 का मुख्य विषय है। सारांश: अधिकांश समय हम सीखने के गलत तरीकों का पालन कर रहे हैं और उन लोगों को भी गलत सलाह दे रहे हैं जो हमारे पीछे आ रहे हैं। जो हम सीखने के बारे में जानते हैं उसका अधिकांश हिस्सा केवल विश्वास और अंतर्ज्ञान पर आधारित है, लेकिन यह व्यावहारिक शोध में टिक नहीं पाता। जानने के भ्रम हमें गैर उत्पादक रणनीतियों में मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसा कि अध्याय 3 में बताया गया है, ये उन लोगों के लिए भी सही है जो शोध अध्ययनों में भाग ले चुके हैं और स्वयं प्रमाण देख चुके हैं। भ्रम शक्तिशाली प्रेरक होते हैं। एक अच्छा सीखने वाला अपने भीतर नियमित रूप से आत्म परीक्षण की आदत डाल सकता है, जिससे वह यह समझ सके कि उसे क्या आता है और क्या नहीं। वेस्ट पॉइंट से 2013 में स्नातक और रोड्स स्कॉलरशिप विजेता 2nd लेफ्टिनेंट काइली हंकलर, जिसका उल्लेख हम अध्याय 8 में करते हैं, इसे शूटिंग एन एजिमथ, दिशा तय करना, कहती हैं। यह शब्द दर्शाता है कि वह प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से अपने अध्ययन पर फिर से ध्यान केंद्रित करती हैं। अच्छी खबर यह है कि अब हमें सरल और व्यावहारिक रणनीतियों का पता है जिन्हें कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी चरण में उपयोग कर सकता है बेहतर सीखने और लंबे समय तक याद रखने के लिए। इनमें शामिल है
विभिन्न प्रकार के पुनर्प्राप्ति अभ्यास जैसे कि हल्के फुल्के क्विज और आत्म परीक्षण, अभ्यास को अंतराल में करना, विभिन्न लेकिन संबंधित विषयों या कौशलों का अभ्यास एक साथ करना, समाधान सिखाने से पहले समस्या हल करने की कोशिश करना, समस्याओं को भिन्न करने वाले मूलभूत सिद्धांतों या नियमों को समझना। सीखना एक दोहराव की प्रक्रिया है जिसमें आपको पहले सीखे हुए को बार बार देखना, उसे नई जानकारी के साथ अपडेट करना और जोड़ना होता है। अगले अध्यायों में इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। अंत में अध्याय 8 में इन उपकरणों को उपयोग में लाने के लिए विशिष्ट सुझाव और उदाहरण दिए गए हैं।